हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्टडी आईक्यू में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ष 1998 का टीचिंग एप्टीट्यूड और चाइल्ड पेडागोजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में टीजीटी आर्ट्स का जो क्वेश्चन पेपर था 1998 में, उसके अंदर जो चाइल्ड पेडागोजी या टीचिंग एप्टीट्यूड डाला गया था उन क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, मैं जो वीडियोस की एक सीरीज लेके आया हूँ जिसमें 1998 से लेकर 2019 तक जो टेस्ट हुए टीजीटी के उनके अंदर जो भी टीचिंग एप्टीट्यूड और चाइल्ड पेडागोजी थी वो सारे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। आज हमने जो उठाया है 1998 में जो टीजीटी आर्ट्स का पेपर हुआ था उसकी पेडागोजी और टीचिंग एप्टीट्यूड उठाया है। तकरीबन 25 से 26 क्वेश्चन हैं इसमें। आपको पता है हमेशा जितने भी कमीशन हुए हैं 25 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड और चाइल्ड पेडागोजी के, और पिछले साल भी करीब करीब 24 क्वेश्चन इस एग्जाम में देखने को मिले थे। तो ये सीरीज जो है सिर्फ टीजीटी आर्ट्स के लिए नहीं है, क्योंकि चाइल्ड पेडागोजी और टीचिंग एप्टीट्यूड तो सभी के लिए आएगा, इसलिए जेबीटी टीजीटी सभी के लिए ये सीरीज बनाने जा रहा हूँ मैं। रोज कई क्वेश्चन उठाएंगे और उस क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन होंगे टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागोजी से संबंधित उन पर चर्चा की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज एजुकेशनल स्टडी आईक्यू ग्रुप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टीचिंग एप्टीट्यूड एंड चाइल्ड पेडागोजी। हमारा पहला प्रश्न है, वह अध्यापक सम्मान प्राप्त करता है जो, इसके 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, जो राजनीति में रुचि लेता है, जो धन अर्जित करने में अधिक रुचि लेता है, जो विषय ज्ञान वृद्धि में रुचि रखता है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, जो विषय ज्ञान में वृद्धि में रुचि रखता है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है टीचर बनने जा रहे हो, अगर आपने अधिक से अधिक लोकप्रियता या जो सोसाइटी है उसमें सम्मान प्राप्त करना है तो विषय का ज्ञान आपके लिए अति आवश्यक होना चाहिए। आपका जो उद्देश्य है वो धन अर्जित करना या राजनीति में आपकी रुचि ना हो। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो विषय ज्ञान वृद्धि में रुचि रखता है। हमारा जो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स, ये काशी जो हिंदू विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। यहाँ पर 4 ऑप्शन थे, भगवान दास, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी और मदन मोहन मालवीय। तो ये स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय ने। ये कब हुई थी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 1916 में ये इसकी स्थापना हुई थी। अब इसे BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। आपको ये भी बता दूं कि एशिया का यह सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। यहाँ पर करीब 30,000 बच्चे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, कोई विद्यार्थी कक्षा में प्रायः देर से आता है तो अध्यापक उसे, तो 4 ऑप्शन दिए हैं फिर से, कक्षा से बाहर खड़ा करने के लिए कहें, उसे डांटें, उसके अभिभावक से शिकायत करें, देर से आने के कारण का सही सही बताने के लिए कहें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आंसर डी। वो आपको जानने की कोशिश करनी है कि क्यों आखिर देर से आया। ऐसा नहीं है कि उसे डांटो या उसके अभिभावक से डायरेक्ट शिकायत कर दो या कक्षा के बाहर खड़ा कर दो। नहीं, उसके सबसे पहले एक टीचर जो आदर्श टीचर है उसका कर्तव्य है कि देर से आने का कारण पूछा जाए और उसके बाद आगामी कार्रवाई की जाए। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स। हमारा अगला प्रश्न है,
प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है कमीशन स्टैट में। तो जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए वो मातृभाषा होनी चाहिए। हमारी मातृभाषा हिंदी है। तो आप देख सकते हो कि प्राथमिक स्तर पर जो हमारी शिक्षा दी जाती है सरकारी स्कूलों में वो हिंदी में दी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, कक्षा में कई बार कम अंक पाने वाले विद्यार्थी को, 4 ऑप्शन फिर से दिए गए हैं, कक्षा से निकाल देना चाहिए, उसके अभिभावक से शिकायत करनी चाहिए, उसे दंड देना चाहिए, उसकी कठिनाइयों को जानने का प्रयास करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो सही आंसर होगा उसकी कठिनाइयों को जानने का प्रयास करना चाहिए। अगर कक्षा में कम अंक आ लेता है विद्यार्थी तो क्या करना चाहिए? दंड तो देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अब वैसे भी दंड देने पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है। और एक आदर्श अभिभावक जो आप अध्यापक हो, ये गुण नहीं है कि आप उसको कक्षा से बाहर कर दे। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उसकी कठिनाइयों को जानने का प्रयास करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारा छठा क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना। तो हमारा छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अध्यापन शिक्षा में सुधार का दायित्व किसे सौंपा गया है? तो फ्रेंड्स, जो अध्यापन शिक्षा है उसका दायित्व किसे सौंपा गया है? NCTE। NCTE का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। तो ये टीचर की जो सेमिनार वगैरह लगते हैं, तो ये जो टीचर्स के लिए एजुकेशन दी जाती है उनके लिए NCTE का कार्य करता है, टीचर ट्रेनिंग के लिए। अभी हाल ही में हमने भी टीचर ट्रेनिंग की है, अभी निष्ठा सेमिनार के तहत। तो ये जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है, इसकी स्थापना फ्रेंड्स 1995 की हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसके जो अभी चेयरपर्सन हैं वो है सतबीर बेदी। और इसके अलावा ऊपर और ऑप्शन भी हैं फ्रेंड्स, UGC। तो UGC का फुल फॉर्म आप सबको पता होगी, न्यू यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1953 को हुई थी और फ्रेंड्स इसके जो चेयरपर्सन है DP सिंह हैं अभी हाल ही में। अगला बी जो ऑप्शन है NCERT। तो NCERT नेशनल काउंसिल फॉर ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, 1961 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं हमारे शिक्षा मंत्री जो हैं निशंक पोखरियाल जी, वो हैं। इसके अलावा एक सी ऑप्शन भी था NIEPA। तो फ्रेंड्स, इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है, एजुकेशन में किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से अध्यापन शिक्षा का ये सुधार का दायित्व है NCTE। ये क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है एग्जाम में, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर ट्रेनिंग एजुकेशन, सॉरी। हमारा 7वां प्रश्न है, छात्रों में विषय के प्रति रुचि विकसित करने का सबसे प्रभावशाली ढंग निम्न में से कौन सा है? तो अगर आप टीचर हो तो छात्र में विषय के प्रति, आप मैथ के टीचर हो तो आप सबसे प्रभावशाली ढंग, या किसी भी सब्जेक्ट की आप टीचर हो तो आप कौन सा ढंग अपनाओगे? तो यहाँ 4 क्वेश्चन ऑप्शन दिए हैं, दंड, शिक्षण विधि में सुधार, कक्षा से चले जाना, शिकायत करना। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षण विधि में सुधार। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षा को ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए जो, शिक्षक जो होता है उसको ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए जो मंदबुद्धि हो, प्रतिभाशाली हो, सामान्य हो, सभी प्रकार के हो। तो ये एक आदर्श टीचर का ये दायित्व बनता है कि टीचर सभी प्रकार के बच्चों को पढ़ाए। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स। हमारा अगला प्रश्न है,
विद्यार्थियों द्वारा कक्षा कक्ष में प्रश्न पूछा जाए तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? 4 ऑप्शन दिए हैं। उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, उन्हें दंड देना चाहिए, शिक्षण के समय प्रश्न न करने की हिदायत दें, प्रश्न की महत्ता पर भाषण दें। तो अगर आप टीचर हो, कक्षा में पढ़ा रहे हो, तो कोई बच्चा प्रश्न पूछता है तो आपका क्या दायित्व रहेगा? तो आपने क्या करना है? उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि जो टीचर जितने ज़्यादा क्वेश्चनिंग करेगा वो उतना ही प्रतिभाशाली स्टूडेंट होगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, नवोदय विद्यालय की स्थापना कौन से हित को दृष्टि में रखकर की गई थी? जो जेएनवी है, नवोदय विद्यालय, उनमें जो एजुकेशन दी जाती है किसके हित में रखकर की दी जाती है? तो 4 ऑप्शन हैं। सामान्य वर्ग के बच्चे जाते हैं वहाँ पे, मेधावी बच्चे, शहरों के बच्चे, ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी बच्चे। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी बच्चे। हमारा अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन शब्द का निम्न में से क्या अर्थ है? टेट आदि की तैयारी में आपने ये प्रश्न देखा होगा, या बीएड में आपने ये शब्द देखा होगा। तो किंडरगार्टन जो शब्द है उसका क्या अर्थ होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स। बच्चों का उद्यान, बच्चों का घर, बच्चों का स्कूल, बच्चों के खेल का मैदान। तो इसका फ्रेंड्स चौथा जो ऑप्शन है ये ठीक हो जाएगा, बच्चों के खेल का मैदान। हमारा अगला प्रश्न है, विद्यालय जीवन का सबसे अधिक बहुमूल्य तत्व है, इसमें से कौन सा है? पुस्तक का पठन, शिक्षक विद्यार्थी संपर्क, परीक्षा में सफलता, नियमित आदतें बढ़ाना। सॉरी, यहाँ पढ़ाना लिख दिया है, तो नियमित आदतें बढ़ाना। तो इसमें आ जाएगा आपका शिक्षक विद्यार्थी संपर्क। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 13, शिक्षक को किस और विशेष ध्यान देना चाहिए? कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चों की तरफ, मंद बुद्धि वाले बच्चों की तरफ, साधारण बच्चों को, सभी बच्चों को? तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स, इसमें साधारण बच्चों को का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षकों के प्रशिक्षण से क्या होता है? ये तो इसका 4 ऑप्शन दिए हैं। विषय का ज्ञान बढ़ता है, उन्हें नियुक्ति प्राप्त होती है, उन्हें शिक्षण ढंग सुधारता है, उसकी नेतृत्व की क्षमता बढ़ती है। तो शिक्षकों को जो प्रशिक्षण दिया जाता है एनसीटीई द्वारा, तो वो क्यों दिया जाता है? तो जो उसके जैसे हम एक टीचर बनता है, तो अगर आप 5 साल कंटिन्यू एक जैसी टीचिंग कर रहे हो, तो जो एनसीटीई है वो आपको विभिन्न सेमिनार के माध्यम से जो शिक्षण जो पद्धति है उसके अलग अलग नई जो टेक्नोलॉजी है टीच करने की, वो सिखाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उनके शिक्षण का ढंग सुधरता है। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र की गंभीरतम समस्या क्या है? इसके 4 ऑप्शन हैं। सर्वत्र व्यापक निरक्षरता, शिक्षा का माध्यम, परीक्षा का सुधार, शिक्षकों की बेरोजगारी। तो इनमें से हो जाएगा शिक्षा का माध्यम जो सबसे बड़ी समस्या है। तो सॉरी, इसमें जो ऑप्शन ए है वो ठीक होगा, सर्वत्र व्यापक निरक्षरता। शिक्षा की सबसे बड़ी गंभीरतम समस्या हमारे सामने ये है कि हमारे यहाँ सर्वत्र व्यापक निरक्षरता है अधिकतर। हमारा अगला प्रश्न है, विद्यालय परिसर में सबसे अधिक सक्रिय कैसे रहना चाहिए, किसे रहना चाहिए? सॉरी, यहाँ कैसे लिख दिया है, तो किसे रहना चाहिए। विद्यालय परिसर है, जो विद्यालय का कैंपस है, वहां पर सबसे अधिक सक्रिय रहने का किसका है कर्तव्य? तो वो है, 4 ऑप्शन दिए हैं, प्राध्यापक को, शिक्षकों को, चपरासी को, इन सभी को। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, प्राध्यापक को। अगर प्राध्यापक स्कूल में सबसे ज्यादा एक्टिव है तो पूरा स्टाफ एक्टिव हो जाता है। कक्षा भवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है?
सजावट, श्यामपट्ट, मेज, कुर्सी, यह सभी। तो कक्षा कक्ष में सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है श्यामपट्ट। श्यामपट्ट के बिना आपकी कक्षा कक्ष बिल्कुल अधूरा है। इसमें बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। हमारा 18वां क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण का कार्य। कक्षा में शिक्षण का कार्य सरल होता है, कठिन होता है, रुचिकर होता है, अरुचिकर होता है। तो ये रुचिकर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा की अवधि में किसे अधिक ध्यान देना चाहिए। अगर आप शिक्षा चली हुई है, आप किसी को टीच कर रहे हो, तो किसको सबसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। बालक को, अभिभावकों को, शिक्षकों को, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बालक को जब टीचिंग हो रही होती है या कोई टीचर पढ़ा रहा होता है, तो बालक को सबसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सच्ची शिक्षा प्राप्त करने का स्थान है। सच्ची शिक्षा प्राप्त करने का स्थान है विद्यालय, परिवार, विश्वविद्यालय, यह सभी स्थल। तो इसमें आ जाएगा परिवार, जो आपको नेचुरल और ट्रू एजुकेशन मिलती है, मैनर्स, सब कुछ, सोसाइटी, ये सब आपको कहाँ से मिलेगा, परिवार से। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा के किस क्षेत्र का उत्तरदायित्व सरकार को लेना चाहिए। सरकार को सबसे अधिक बोलने का तात्पर्य ये है कि किस क्षेत्र पर सबसे अधिक फोकस करना चाहिए। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, प्रारंभिक शिक्षा, विकलांगों की शिक्षा, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की शिक्षा, इन तीनों क्षेत्रों की शिक्षा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, प्रारंभिक शिक्षा। क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा में बच्चा सब कुछ सीखता है, बच्चे का बेस वगैरह सब कुछ प्रारंभिक शिक्षा में ही बनता है। तो सरकार को चाहिए कि वो इस शिक्षा पर अधिक ध्यान दे। हमारा अगला प्रश्न है, अनुशासन से शिक्षा में क्या सहायता मिलती है। तो इसके 4 ऑप्शन है आपके पास। कक्षा नियंत्रण आसान हो जाता है, इसे व्यवहार में एक रूपता आती है, नियम पालन से सभ्य जीवन यापन प्रारंभ हो जाता है, आंतरिक गुणों का संतुलित विकास होता है। तो इसमें फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन डी सही, आंतरिक गुणों का संतुलित विकास होता है। अनुशासन से शिक्षा में सहायता क्या मिलती है कि आंतरिक गुणों का संतुलित विकास होने लगता है। अगला प्रश्न है हमारा फ्रेंड्स, भारत के लिए इसमें कौन सी शिक्षा सबसे अधिक उपयुक्त है। नीचे आप देख सकते हो, इसमें से भारत में सबसे अधिक जरूरी शिक्षा कौन सी है। सैनिक शिक्षा, विज्ञान की शिक्षा, चरित्र गठन की शिक्षा, व्यवसाय की शिक्षा। तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चरित्र गठन की शिक्षा। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 24, पाठ्यक्रम की रचना में किस तत्व को सर्वोच्च वरीयता दी जाए। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, शिक्षकों की समर्थता, बच्चों की आवश्यकताएं व क्षमताएं, राष्ट्रीय अवस्थाएं तथा मान्यताएं, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आदर्श। तो जब पाठ्यक्रम बनाया जाता है तो सबसे अधिक किस पे अधिक फोकस किया जाना चाहिए, तो वो होना चाहिए बाल केंद्रित। पढ़ा होगा आपने बीएड या टेट में, जब आप तैयारी कर रहे होंगे, तो ये जो पाठ्यक्रम बनाया जाए तो चाइल्ड सेंटर्ड बनाया जाए, बच्चों की आवश्यकताएं एवं क्षमताओं को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हमारी नई शिक्षा नीति का पालन किस नियम से हो। संसाधनों के अनुरूप धीरे धीरे चले, प्रक्रिया को अपने आप घटित होने दे, लक्ष्य प्राप्ति से पूर्व कोई पड़ाव या विश्राम नहीं, शिक्षितों तथा साक्षरों को अतिरिक्त लाभ प्रेरणा। तो ये 4 ऑप्शन थे आपके सामने, जिसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि जब कोई भी नई शिक्षा नीति बनती है, चाहे हमारी ये जो अभी हाल ही में बनी है या 19 जो पीछे बनी है जब भी कोई शिक्षा नीति बनती है तो लक्ष्य प्राप्ति से पूर्व बीच में किसी भी तरह का कोई फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, पड़ाव या विश्राम नहीं होना चाहिए। जब तक लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता है तब तक नहीं रुकना चाहिए। तो शिक्षा नीति का ये मुख्य नियम है।
हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, सुशिक्षित व्यक्ति सुशिक्षित व्यक्ति अधिक हो डैश हो सकता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है। सुशिक्षित व्यक्ति अधिक हो डैश सकता है, तो क्या हो सकता है जो बिल्कुल पूरी तरह से शिक्षित व्यक्ति है? 4 ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, औपचारिक, दयालु, शिष्ट, बुद्धिमान। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा अंतिम क्वेश्चन और इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। तो ये थे आज की हमारी वीडियो। इसमें मैंने आपको वर्ष 1998 के जो टीचिंग एप्टीट्यूड और चाइल्ड पेडागोजी आई थी टीजीटीआरएस के कमीशन में, वो पढ़ाई। वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और उनको भी, ताकि लाभ हो सके। इसके अलावा हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे वर्ष 1999